नमस्कार। हर रोज की तरह एक खास मुद्दे के साथ हम आपसे मुखातिब हैं। मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी पंजाब में कृषि कानूनों पर जारी घमासान की, जिसे हमने नाम दिया अन्नदाता के अच्छे दिन कब। और यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश ने वो दौर भी देखा था जब साल 1965 में भारत गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था, और फिर तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों से आत्मनिर्भरता बढ़ाने को लेकर जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और तब से लेकर आज तक देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता रहा है। लेकिन आज इतने सालों बाद भी हमारे देश में अन्नदाता की क्या स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। और इसीलिए हम कहने को मजबूर है, तमाम दावों और वादों के बीच अन्नदाता के अच्छे दिन कब। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे हरियाणा पंजाब में जलाई जा रही पराली की तपिश अमेरिका तक पहुंच चुकी है। बात किसानों की हो रही है तो यह जवाब तलाशना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस लाल बहादुर शास्त्री के देश में जय जवान जय किसान के नारे सालों से गूंज रहे हैं, वहां के किसान आत्महत्या करने को मजबूर क्यों होते हैं। किसानों को फसल उगाने में कितनी लागत आती है, और जब वो उस फसल को मार्केट में ले जाते हैं तो उन्हें मुनाफे के तौर पर मिलता क्या है। अन्नदाता की इन परेशानियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। किसानों की परेशानी से जुड़ी कोई और बात करें उससे पहले देश के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का वो भाषण सुनना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसे उन्होंने पीएम रहते हुए देश को गरीबी और भुखमरी से निकालने के लिए साल 1965 में दिया। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि दो नारे आज लगें। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद। दरअसल ये वो दौर था जब भारत चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़कर आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुका था। देश में गरीबी और भुखमरी अपने चरम पर थी, तो वहीं दूसरी ओर नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया था, जिसमें उसे अमेरिका का भी भरपूर साथ मिला था। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और डटकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, और फिर भारत के जांबाजों ने 6 सितंबर 1965 को पंजाब फ्रंट खोलते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई। भारतीय सेना के लिए पाकिस्तान का लाहौर दूर नहीं था। घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए भारत से कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। उस समय भारत अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत लाल गेहूं खाने को मजबूर था। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी देते हुए कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा, जिसके जवाब में शास्त्री जी ने कहा, बंद कर दीजिए गेहूं देना।
फिर अक्टूबर 1965 में शास्त्री जी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अनाज की कमी को देखते हुए देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री जी की इस एक आवाज पर पूरे देश में कृषि क्रांति आ गई। देश का हर एक किसान नए जोश के साथ उठ खड़ा हुआ और तब से लेकर आज तक किसान देश का पेट भरता आया। लेकिन सवाल ये कि जो किसान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सालों से देश का पेट भर रहा है, वो खुद अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ क्यों सालों से किसानों के नाम पर राजनीति होती आ रही है। लेकिन किसान के असल मुद्दों की किसी को मानो परवाह नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। क्यों किसान अपनी फसल सड़कों पर फेंकने को मजबूर होता है? क्यों किसान के महीनों की मेहनत की कीमत उन्हें एक सिक्के के रूप में मिल रही है? ऐसे में सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर सालों बाद भी किसानों को उनकी फसल की सही कीमत क्यों नहीं मिलती? एक ओर केंद्र सरकार के दावे हैं तो दूसरी ओर राज्य सरकार की अपील। पूरे पंजाब की आवाज उन्होंने को पहुंच गई, सारी पार्टीज उत्ते गई सी। ही विल पास इट ऑन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैनॉट इग्नोर द विल ऑफ सम ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब ऑफ इंडिया। और जो किसानी है, किसानी 85% ऑफ इंडिया, कैसे किसानी की व्यूज एक तरफ कर सकते हैं? वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में जो निर्णय हमने किया उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र में असेंबली कभी कभी इस प्रकार के निर्णय कर सकती है। असेंबली का जो निर्णय है वो जब भारत सरकार के पास आएगा तो हम उसका बारीकी से परीक्षण करेंगे और जो किसानों के हित में होगा उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय करेंगे। किसानों पर राजनीति सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं, पूरे देश में किसानों को अभी तक सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखा गया। अब जरा किसानों को खेत में कितना और कैसे फायदा होता है उसे भी समझिए। भारतीय कृषि से जुड़े इस अहम और मूलभूत सवाल का जवाब हमें भारतीय कृषि परिवारों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के नए सर्वे में मिलता है। एक औसत किसान परिवार महीने के करीब 7,000 रुपए कमाता है, लेकिन ये पैसा आता कहां से? सर्वे बताता है कि किसान परिवार कई तरह के काम करता है जहां से उसे ये कमाई होती है। सर्वे के मुताबिक गन्ने की खेती सबसे फायदेमंद है, जबकि धान की खेती या साल के पहले हिस्से में गेहूं की खेती 6 महीने के मौसम में करीब 35,000 रुपए की आमदनी देती है। लेकिन किसान अपनी उपज बेचते कैसे हैं? जितना भी धान या गेहूं का उत्पादन होता है उसमें से आधा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बेचा जाता। इसे किसान का परिवार अपने उपयोग के लिए रखता है और जो अनाज बच जाता है उसका ज्यादातर हिस्सा निजी व्यापारी को बेचा जाता है, न कि सरकार, मंडी या खरीद एजेंसी को। जो भी किसान खरीद एजेंसी को अपनी फसल बेचते हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसे खुशकिस्मत किसान होते हैं जिन्हें अपने उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाता है। किसान अक्सर मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पानी, बीज और कीटनाशकों की महंगी और बढ़ती कीमत का जिक्र करते हैं। ऐसे में उनकी लागत और उत्पादन के बीच कितना फर्क है, अब जरा इसे भी समझिए। सर्वे के मुताबिक किसान परिवार को एक फसल के उत्पादन से जितनी कमाई होती है उसकी लागत कमाई की करीब 30% होती है। लागत के मामले में खाद सबसे ज्यादा महंगी होती है, जिसके बाद श्रमिकों पर होने वाला खर्च आता है। अब सवाल ये कि क्या ये आमदनी एक महीने तक पूरे परिवार के गुजारे के लिए काफी है? तो इसके लिए आपको किसानों के पास उपलब्ध जमीन और इससे होने वाली आय और खर्च पर नजर दौड़ानी होगी। एक किसान परिवार के लिए हर महीने अपने जरूरी खर्च निपटाने के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के करीब 65% परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है।
और इसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने हाल ही में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था भारत में अधिकांश छोटे किसान हैं। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर, सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। जाहिर है अधिकांश किसान परिवार बमुश्किल ही महीने भर के गुजारे लायक कमा पाते हैं और किसानों के कर्ज में डूबने की सबसे बड़ी वजह यही है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। किसानों की हालत बेहद चिंता में डालने वाली है। ऐसे में जरूरत राजनीति की नहीं, मिल बैठकर किसानों की बेहतरी के लिए काम करने की है, जिससे किसानों को लाभ मिल सके, जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसानों के लिए सपना देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर डिबेट के दौरान भारत को गंदा बताकर ट्रंप अपनी जिम्मेदारियों से बचते दिखे। हिंदुस्तान के किसान डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि कल तक पराली से दिल्ली ही परेशान थी, क्या पराली का धुआं अमेरिका तक पहुंच गया? अब पराली जलाने का मुद्दा अमेरिका तक पहुंचा। जी हां, सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन यही सच है। अपने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गंदा बताया। सुनकर आप भी सन्न रह गए होंगे कि आखिर समय समय पर भारत की तारीफ करने वाले ट्रंप आज भारत को गंदा कैसे बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात रख रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन और रूस भी हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार है। Well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. They were going to take away our businesses. I will not sacrifice tens of millions. इतने बड़े नेता, राष्ट्रपति और इतनी छोटी बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, बड़ी शर्म की बात है। हिंदुस्तान एक शाकाहारी देश है और मीट, मच्छी, कीड़े मकोड़े खाने वाले जो है ना, वो ज़्यादा प्रदूषण, अब जहाँ व्हीकल ज़्यादा हैं वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। हमारा जो है देश शाकाहारी देश है और कृषि प्रधान देश है। ये एटम बम और ये जो आविष्कार कर रहे हैं, इन लोगों से प्रदूषण पूरे वर्ल्ड का खराब होता है और हिंदुस्तान के बारे में ऐसा कहना शर्म की बात है। इसने अपने वर्ड वापस लेकर हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोलिया ये सरासरी गलत है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। वैसे ट्रंप साहब ने बोला है, बिल्कुल बेमियादी बात बोली है जिसका कोई तुक नहीं है, ये बेतुकी झूठ है। उसने अपनी बातें वापस लेनी चाहिए और जो वर्ल्ड देश उधर झगड़ा कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं, गोले तोपे छोड़ रहे हैं, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उस चीज को छुपाने के लिए ये उसने ऐसा बोला गया है। वैसे बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार अक्सर पंजाब और हरियाणा पर दोषारोपण करती है और उसकी एक वजह पराली है। हालांकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं मानती, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ पराली जलाने से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है?
या फिर इसके लिए दूसरे कारण भी जिम्मेदार हैं, जिसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और दूसरा सवाल उन किसानों के लिए जो ये सोचते हैं कि पर्यावरण पर पराली का कोई असर नहीं पड़ता। खैर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा बताकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान को भी ट्रंप को ये बताना होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत हमेशा से ही आगे रहा और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। रही बात पराली की, तो इसका भी समाधान है। किसान अनजान जरूर है, ना समझ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मूलभूत सवाल यही है कि अन्नदाता के अच्छे दिन कब? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से पंजाब के किसान आहत हैं। बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कह दिया कि एमएसपी और मंडी की आड़ में बिचौलियों को बचाने की साजिश हो रही है। यह रिपोर्ट आप देखें। हम सभी के बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हो चुके हैं। रोहतास की मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना। हमारे लोग बाहर बिहार के रण में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो कृषि कानूनों का जिक्र करना नहीं भूले। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हमारे किसानों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए प्राथमिकता पर काम हो रहा है। बिहार के सासाराम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मंडी और एमएसपी की आड़ में बिचौलियों और दलालों को बचाने की साजिश हो रही है। एक सरकारी नौकरी को किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना। तो क्या पंजाब में किसानों का आंदोलन महज दिखावा है? और क्या सियासी पार्टियां केंद्र के कृषि कानूनों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है? पीएम के इस बयान की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी को किसानों का अपमान नहीं करना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸਿਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, पैदावार नहीं हो सकती। नहीं फिर जिन्होंने बुलाया सी उत्थे वो खान नहीं सी। विचोलिया की हुंदा जी, स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे वाली जिहड़ी चलदी है शेयर, वो विचोलिया सिर ते चलदी है, उसे दलाल ही कहंदे, उन्होंने सारे ब्रोकर कहंदे, ब्रोकर। इधर किसानों में भी इस बात का रोष है कि बीजेपी सरकार उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। बेशक केंद्र सरकार कृषि कानूनों के बहाने अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पंजाब में दाल गलती नहीं दिख रही। सवाल है कि क्या एमएसपी की आड़ में बिचौलियों और दलालों को बचाने की कोशिश है या फिर वाकई में केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। हम सभी के बीच न्यूज़ 18 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। रोहतास की हर रोज की तरह एक खास मुद्दे के साथ हमने आपको बाखबर करवाया और लगातार ऐसे ही अलग अलग मुद्दों से आपको बाखबर करवाते रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।